नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इतिहास, जो मध्यकालीन भारत की या मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमें पढ़ना है रजिया सुल्तान के बारे में, जिसमें यह जो तीसरी मुख्य शासका रही है गुलाम वंश की, जिसमें पूर्ववर्ती शासक रहे इसके जो दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासन रहा है 1206 से लेकर 1210 तक। दूसरे रहे इल्तुतमिश, हालांकि आराम सा भी रहा है, लेकिन उसे हम किसी शासक की सुल्तानी गिनती में नहीं मानते। तो ये रहा है 1211 से 1236, कहीं 1210 भी हो सकता है। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में, तो मरने से पहले इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपनी जो सत्ता थी उसका उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। हालांकि मरने जो इसकी वसीयत थी उसका विरोध किया तुर्क जमींदारों ने, तुर्क सरदारों ने। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास लड़का है तो फिर लड़की को सत्ता देने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने इसका लिखित में जिक्र किया है अपनी वसीयत में कि आप देखोगे कि मेरे लड़के कितने निकम्मे हैं, कितने लालची हैं और सत्ता का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो मैंने जिसे उत्तराधिकारी चुना है वो कल भी आपको इतिहास में जानकारी होगी कि वो मैंने सही फैसला चुना था उसके बारे में, यानी कि मैंने जो चुना है उत्तराधिकारी वो सही चुना है। ये कहा इल्तुतमिश ने जो तुर्क अमीर थे उनको। इसके बाद तब भी तुर्क सरदारों ने एक चुन लेता है रुकनुद्दीन फिरोज खां को, जो उसकी मां है शाह तुर्कान है। बताया जाता है कि बहुत ही उदासीन शासक रहा है, सत्ता से कोई मतलब नहीं इसका, राजकाज से कोई मतलब नहीं इसका, बिल्कुल शराब पीकर मौज मस्ती में भोग विलास में डूबा रहता है। इसी का फायदा उठाकर जो रजिया सुल्तान थी, इसकी बहन, यानी ये कौन है, इल्तुतमिश का बेटा है दूसरे नंबर का रुकनुद्दीन फिरोज खान, जो उसकी बहनें रजिया सुल्तान इस बात का फायदा उठाती है और अपने लाल वस्त्र पहनकर वो जनता के समक्ष पेश होती है और कहती है कि आप मुझे इसलिए चुन सकते हैं कि मैं ऐसा काम करूंगी, जैसे आजकल के नेता घोषणा करते हैं मंच पर खड़े होकर, ऐसे ही वो एक मंच पर खड़े होकर कहती है कि आप मुझे इसलिए चुनो, मैं ये काम करवाऊंगी। उसने ये काम नहीं किया, यानी कि दोनों में तुलनात्मक बात करती है रजिया सुल्तान इसके बारे में और अपने बारे में एक अंतर बताने की कोशिश करती है जनता को। तो पहली बार जनता यहां किसी शासक को बनाने के लिए फैसला लेती है। पहली बार दिल्ली की जो शासक को बनाने के लिए जनता का फैसला आता है कि हाँ, हमें रजिया सुल्तान को ही चुनना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासका रही है। पहली महिला शासका। अब शासक बन तो जाती है, लेकिन इसके सामने वही कांटों का ताज रहता है जो इसके पिता के समय हुआ करता था। आते ही जो अमीर तुर्क थे वो भड़क जाते हैं। भड़कने का कारण क्या है कि पहला कारण तो यह है कि सबसे पहले महिला थी,
और जो अमीर तुर्क थे वो नहीं चाहते थे कि सत्ता पर कोई महिला काबिज हो, इसलिए गुटबंदी शुरू कर देते हैं इसको उतारने के लिए। दूसरा कारण क्या है, रजिया ने गैर तुर्कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यानी गैर तुर्कों का एक समूह बनाया और सारे काम उसी से करा रही है। यानी कि इससे क्या हुआ कि जो तुर्क जमींदार थे, जो तुर्क अमीर लोग थे, वो एक तरह से इनको इग्नोर कर देती है, वो किनारे पर हंसी में पटक देती है, जिससे वो खासे नाराज हो जाते हैं और इसके लिए वो खुद एक गुटबंदी समूह कर लेते हैं और कुछ जो इसके सूबेदार थे उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें यहां का जो शासक है, यहां का कौन सा है, एक तो है मुल्तान, ठीक है, और लाहौर। यहां का जो शासक है वो बना देती है कबीर खां। यहां का जो सूबेदार कौन है, कबीर खां। और इस जगह का, यानी कि ये जगह कौन सी है, भटिंडा, भटिंडा थोड़ा ऊपर है। भटिंडा को पहले सरहिंद के नाम से जानते थे, कहीं अगर एग्जाम में सरहिंद आता है तो उस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, सरहिंद और भटिंडा एक ही जगह है, सिर्फ नाम में चेंजिंग है। तो यहां का भटिंडा का शासक बना जाता है अल्तुनिया को, और जो मुख्य पद होता है, जो मुख्य पद होता है वो हो जाता है एतगीन। अब एतगीन के नेतृत्व में हम कहते हैं कि एतगीन ने विद्रोह करने को जन्म दिया, यानी विद्रोहियों को जन्म देता है, कुछ विद्रोहियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि तुम विद्रोह करो। आगे नहीं आता तो विद्रोह कौन करते हैं, इधर कबीर खान करता है। तो कबीर खान के विद्रोह को दमन करने के लिए दिल्ली से चलती है वो, हालांकि उसको भागने पर मजबूर कर देती है और वो भाग जाता है। फिर हालांकि बाद में उसको लाहौर छीन लेती है और मुल्तान का शासक बने रहने देती है। इसके कबीर खान के विद्रोह के बाद ये अगला विद्रोह कर देता है भटिंडा का जो सूबेदार है अल्तुनिया। अल्तुनिया विद्रोह कर देता है, अब इसको जाती है दिल्ली से दबाने के लिए, दबाने जाती है। तो रास्ते में एक कहानी और बता देते हैं, रास्ते में जो इसका एक वो है अश्वशाला प्रमुख, जिसे उस समय कह रहे हैं अश्वशाला अध्यक्ष कह रहे हैं या प्रमुख कह रहे हैं, लेकिन उस समय उसका नाम है अमीरे आखूर। अमीरे आखूर। अब ये अमीरे आखूर जो पद है, इस पद पर कौन है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका नाम है जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत ये कौन है, ये है जो एबिसिनियन हबसी है, एबिसिनिया का हबसी। हबसी जो श्याम वर्ण के होते हैं, काले रंग के होते हैं, उस पर ये कह रहे हैं हम इस पर दया दृष्टि अपना लेते हैं, खूब अच्छी कृपा थी इस पर हबसी पर। हालांकि सारे लोग इस जो दया दृष्टि है, जो कृपा दृष्टि है, इसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। वो ये सबके दिमाग में आ जाता है कि इस जलालुद्दीन याकूत के और सुल्तान के, रजिया सुल्तान के अवैध संबंध है, या दोनों में प्रेम संबंध है या अवैध संबंध है, तो इसका खूब चर्चा होती है। सब लोग मान लेते हैं इन दोनों में अवैध संबंध है। कई इतिहासकारों ने ये कहा है और कई इतिहासकारों ने इसे नेग्लेक्ट भी किया है, या कोई अवैध संबंध नहीं थे, सिर्फ ये उसके लिए अच्छा काम कर रहा था, इसलिए उसकी कृपा दृष्टि इस पर थी, तो ये अच्छे काम करने के बदले में थी, न कि कोई अवैध संबंध था। अवैध संबंध बनाने को तो जब वो शासक है जिससे भी चाहे
क्योंकि वो शासक भी हैं। तो ये इसको लेकर, ये कौन है, अश्वशाला का अध्यक्ष है, अमीर आखुर है, इसको साथ लेकर अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए चल देती है। हालांकि युद्ध होता है और युद्ध में याकूत मारा जाता है, याकूत की हत्या हो जाती है, यानी जो हफ्सी था उसकी हत्या हो जाती है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है अल्तुनिया। रजिया सुल्तान को, रजिया हार जाती है और इसको बंदी बना लेता है अल्तुनिया। जब ये जानकारी पहुंचती है दिल्ली में तो एतगीन इस बात का फायदा उठा लेता है और जो इसका दूसरा भाई है, दूसरा क्या, तीसरा बहराम शाह, तो बहराम शाह को गद्दी पर नियुक्त कर दिया जाता है। लिख लेते हैं, नियुक्त कर दिया जाता है। इधर दिल्ली में जो शासक बन गया बहराम शाह, और वो कहां है इस समय, वो कैद है भटिंडा में रजिया सुल्तान। अब यहां से निकले कैसे वो, तो एक कूटनीति का सहारा लेती है और अल्तुनिया से शादी कर लेती है। शादी हो जाती है रजिया की। जब शादी हो जाती है तो जब जानकारी मिलती है कि दिल्ली में जो शासक है अब बहराम शाह है, अब उससे युद्ध करने के लिए चल लेती है दोनों। अब हो गए दोनों पथ पत्नी चल रहे हैं यहां से। अब इधर से बहराम शाह आगे चल रहा है तो एक जगह है यहां पर हरियाणा के पास, हरियाणा में ही इस समय कैथल, तो कैथल में इन दोनों का युद्ध होता है, दोनों भाई बहनों का। कब होता है वो, लिख लेते हैं, कैथल में 13 अक्टूबर 1240 को रजिया और बहराम शाह का युद्ध। इस युद्ध में रजिया हार जाती है और इसमें दोनों की हत्या कर दी जाती है। अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कब होती है, 13 अक्टूबर 1240 में। तो ये कुल जो बैठती है सत्ता पर लगभग 3 साल 6 माह और 6 दिन सत्ता पर बैठती है। और उसको इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि वो महिला है। सारा विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि वो महिला है और जो अमीर लोग हैं तुर्क उसको भावने दे रही, क्योंकि इसने जो गैर तुर्क लोग थे उनको एक समूह दल बना लेती है और सारा काम उन्हीं के कर रहा है। जो याकूत है, जो हफ्सी है, काला है, उसको जो इसका विश्वास पात्र है, ये तो कहते हैं खास है वो इसके लिए। और इससे क्या है, सारे काम इससे हो रहे हैं वो, और इसी से चिड़बंदी बन रही है अमीरों की, या सारे काम इससे करा रही है क्योंकि अमीर आखुर पद दे दिया, महत्वपूर्ण पद है अमीर आखुर। इससे और उनको ईर्ष्या होने लगती है तुर्कों को, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कौन करता है, दोबारा देख लेते हैं। विद्रोह वो करता है लाहौर मुल्तान में करता है कबीर खान। जब इसका विद्रोह दबा दिया जाता है तो भटिंडा में इसके 10 दिन बाद ही करता है अल्तुनिया, जो भटिंडा का सूबेदार है। ठीक है, जब इसको दबाने जाती है तो अल्तुनिया में और रजिया में युद्ध होता है और इस युद्ध के दौरान याकूत की जो अश्वशाला प्रमुख है, जो अमीर आखुर है, जो हफ्सी है, इस पर आरोप है कि रजिया के अवैध संबंध है, उसकी हत्या कर दी जाती है और रजिया को बंदी बना लिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा। अब यहां बंदी बना लिया जाता है, उसी दौरान जो एतगीन था,
जो अमीरे एक है पद है, उस पर महत्वपूर्ण पद है, उसकी शय में बैराम साहब को गद्दी मिल जाती है। किसको मिल जाती है? बैराम साहब को गद्दी मिल जाती है। जब जानकारी पहुंचती है रजिया को, तो रजिया उधर से चलती है, इधर बैराम साहब अपने सैन्य को लेकर चलता है, और हरियाणा में एक जगह है कैथल, उस जगह पर दोनों का युद्ध होता है, भाई बहनों का, और इस युद्ध में रजिया हार जाती है, और वह रजिया और रजिया के जो पति अल्टुनिया दोनों की हत्या कर दी जाती है। और ये खबर फैला दी जाती है कि उनकी हत्या किसी डाकुओं द्वारा कर दी गई है। हालांकि वो बता रहे थे कि हमारे पास से वो भाग जाती है, दोनों भाग जाते हैं, और रास्ते में कोई डाकू उनकी हत्या कर देता है। लेकिन जहां तक का मानना है कि डाकू को मतलब नहीं है, जो हत्या कराता है वो बैराम साहब कराता है। अगला, तो ये छोटा सा इसका परिचय है रजिया सुल्तान का। जो इसका पूरा नाम है लिख लेते हैं, एग्जाम में आता है पूरा नाम, तो उसका नाम है रजिया उल दीन जलालुद्दीन, यहां है उल दीन सुल्तान जलालुद्दीन रजिया, यह इसका पूरा नाम है। पिता कौन है इसके? इल्तुतमिश पिता है, जिनका शासन रहता है 1211 से लेकर 1236 में, और उनके द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। जो इनके भाई हैं, जो सबसे पहला भाई है नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं, इस बात का जो संदर्भ दिया गया है, जो इतिहास है इस समय का, वो देता है मिनहाज सिराज। मिनहाज उस सिराज, ये कौन है? ये इतिहास लिखने वाला है, और इसकी किताब है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी इसकी किताब है मिनहाज उस सिराज की। और मिनहाज उस सिराज ये संरक्षण मिला था इल्तुतमिश के टाइम का है, तो जाहिर सी बात है कि उसने जो देखा होगा वो लिखा होगा, क्योंकि सारा जो खेल हुआ है वो उसी के समय का है। तो इसलिए इस समय की जो ऑथेंटिक किताब मानते हैं, ऑथेंटिक इतिहास मानते हैं, वो मिनहाज उस सिराज का तबकाते नासिरी मानते हैं। अब तबकाते नासिरी का मतलब क्या है? जो इसका भाई है नासिरुद्दीन महमूद, सबसे बड़ा पुत्र है इल्तुतमिश का, और आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं इसके बारे में। जब बंगाल पर विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह को दमन करने के लिए नासिरुद्दीन महमूद गया था, और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 1229 में। 1229 में बंगाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो तबकाते नासिरी है, जो किताब है, जो इतिहास है, वो उसको नजीर किया गया, यानी कि इसको समर्पित किया गया है नासिरुद्दीन महमूद को, जो इल्तुतमिश का पुत्र है और रजिया का बड़ा भाई है, उसको नजीर किया गया है, इसको समर्पित किया गया है। यह इतिहास तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज का, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी मकबरा बना है, वो भारत का पहला मकबरा माना जाता है। यह है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां है? दिल्ली में, कुतुब मीनार के आसपास है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा पिछले ही क्लास में हम बता चुके हैं, वो है नासिरुद्दीन महमूद का, जो बड़ा पुत्र है इल्तुतमिश का। वो उसके समय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मरता है 1236 में, उसके समय में ही, यानी कि 7 साल पहले 1229 में बंगाल में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय एक खुशी खबर थी, एक दुख की खबर थी। 1229 में एक खुशी की खबर यह थी
कि सुल्तान की उसको उपाधि मिली थी एक खलीफा से, यानी कि एक प्रमाण पत्र मिला था सुल्तान के रूप में, हाँ ठीक है। और एक गम की खबर यह थी कि उसी समय इसके जो बहुत अजीज पुत्र है तब का नासिरुद्दीन महमूद और बड़ा पुत्र है, इसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, जवानी में मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा है दिल्ली में, और उसी को नजीर की गई है तबकात नासिरी, जिसका लेखक है मिनाल-उस-सिराज। ठीक है दोस्तों, तो एक भाई इसका ये हो गया एक। दूसरा था रुकनुद्दीन फिरोज खां, ये इसका दूसरा भाई है। इसकी मां शाहतुर खान थी जो रजिया से पहले गद्दी पर बैठता है। तीसरा जो भाई है जिसकी हम बात कर रहे हैं बहराम साहब, वो रजिया को हराकर मरवा देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये इसके भाई हैं। चौथी है इसकी रजिया। तो 4 भाई बहन है ये। हालांकि एक का नाम और मिलता है, हालांकि एक जिक्र है उसका है इस किताब में, लेकिन उसका नाम क्लियर नहीं है। वो एतगीन उसे शादी कर लेता है, एतगीन उसे शादी कर लेता है क्योंकि वो विधवा थी, और विधवा से शादी कर उस बहराम शाह का कृपा पात्र बन जाता है। ये भी इतिहास में है। तो ये है रजिया के बारे में। अब हम बात करते हैं जब रजिया गद्दी पर बैठी थी तो उस समय वजीर था, यानी कि प्रधानमंत्री था मोहम्मद जुनैदी। इसने सबसे पहले विद्रोह किया, सबसे प्रथम विद्रोह इसका है। लेकिन इसकी ऐसी हालत कर देती है रजिया के उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसा सेनाध्यक्ष है, सेना प्रमुख, इसका नाम है मलिक सैफुद्दीन ऐबक। ये इसका सेना प्रमुख बना दिया। क्या है, कबीर खान को लाहौर और मुल्तान का शासक यानी सूबेदार बना देती है, और अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बना देती है। कब बना देती है, जब जुनैदी विद्रोह करता है। कहीं ये विद्रोह की आंच यहां तक ना आ जाए, इससे पहले उनको कुछ पद दे दिया जाए। और एतगीन को अमीर हाजिब का पद देती है एतगीन को। यही सबसे प्रमुख इन्हें पद माना जाता है। तो एतगीन कौन बन गया, अमीर हाजिब बन गया। सूबेदार भटिंडा कौन बन गया, अल्तुनिया बन गया। लाहौर मुल्तान का कौन होगा, कबीर खान बन गया। इसे एबाज भी कह सकते हैं हम। जुनैदी को हटा दे, भगा देती है मारकर। तो ये कहानी है। उसका सिर्फ दोष इतना है तो एक तो महिला थी, इसलिए उसके विरुद्ध इतने विद्रोह हुए थे। दूसरी बात यह है कि जो गैर तुर्कों का एक समूह बना लेती है, जिससे तुर्क अमीर थे वो अपने आप को इग्नोर महसूस करते हैं, कि उपेक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वो संगठन बना देते हैं, विद्रोह करवा देते हैं। अगली बात यह है कि इस समय जो इतिहासकार थे इब्न बतूता, जिन्होंने लिखी है तुगलकनामा, हालांकि बाद में आए हुए हो, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है कि रजिया के और याकूत के अवैध संबंध थे। रजिया के और याकूत के अवैध संबंध थे, जो कि एक हबसी था। लेकिन इस बात का जो मिनहाज सिराज है, मिनहाज उस सिराज है, यह खंडन कर रहे हैं इस बात का कि उसमें कोई अवैध संबंध नहीं थे। वो मात्र अपनी जो उसने अच्छा काम किया उसके बदले उसे कृपा पात्र बन जाता है। जाहिर सी बात है, कोई अगर नौकर कोई अच्छा काम करता है तो मालिक की निगाह में वो नजर में चढ़ जाता है और सारे काम उससे कर देता है। इसमें एक और आता है फरिश्ता इतिहास का,
फरिश्ता वो कहता है, बताता है अपनी किताब में कि रजिया जब घोड़े पर बैठती है तो याकूत अपनी गोद में उठाकर उसे बैठाता है और गोद में ही उतारकर उसे नीचे उतारता है। ठीक है। हालांकि इस बात का एक है अंग्रेज इतिहासकार है मेजर रेवर्टी, वो भी खंडन कर रहे हैं कि रजिया एक शासका है, यानी कि ये भारत की एक महत्वपूर्ण एक सुल्तान है और वो चाहे जिससे हफ्सी तो क्या, चाहे जिससे भी संबंध बना सकती है, चाहे जिससे भी राजा से संबंध बना सकती है, कोई भी राजकुमार हो उससे शादी कर सकती है, उसे कौन रोकने वाला है। फिर याकूत से कैसे प्रेम बनाएगी वो, जो एक दास है वो किसी से प्रेम कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सब टोटली बकवास है, फेक खबर है, सिर्फ कृपा पात्र है रजिया का याकूत। तो दोस्तों ये कहानी है रजिया सुल्तान की, जो दास वंश की तीसरी महत्वपूर्ण शासिका रही है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपके जो भी कमेंट होंगे सलाखों पर जो भी सलाह देंगे उसका पालन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।